हमने एनसीईआरटी क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, जिसमें हमने साइंस और फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया था और इसके अलावा जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखा था। आज हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है, इससे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फोर्स को कि फोर्स क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने का मतलब है या तो आप उसको पुश करके लगा सकते हो फोर्स, या उसको पुल करके फोर्स लगा सकते हो। दो ही तरीके से आप उस पर फोर्स लगा सकते हो। तो फोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना ही फोर्स होता है। सिंपल सी बात ये है। अब फोर्स जो है वो आप या तो ऑब्जेक्ट को टच करके लगा सकते हो, मतलब अपने पास में, जैसे ही अपने आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम में आपको ये दो पर्सन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से ये पर्सन उसको पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले इसने अपने हाथों से उसे टच किया, यानी कि इसने उसके जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने उसके कांटेक्ट में आया और उस पर फिर इसने उसको पुश किया। और दूसरा जो है उसने भी उसको पहले इसके कांटेक्ट में आया है, ये पहले इसको टच किया है इसने और फिर ये इसको पुल कर रहा है। तो फोर्स या तो आप ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके लगा सकते हो, तो जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से लगती है उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया जा रहा है और वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर ही फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर ये जो अपने पास में डायग्राम में जो दोनों पर्सन है इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है। दूसरा अपने पास एक और टाइप का फोर्स होता है जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? देखिए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टेक्ट के बिना लगने वाला फोर्स होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कैसे? ये जो फोर्सेस होता है ये कैसे, जैसे मान लीजिए अपने पास एक दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली उसमें मास होगा। अब दो ऑब्जेक्ट में मास है तो ऑब्जेक्ट अपने मास की प्रॉपर्टी की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी सर्टेन डिस्टेंस से। अब ये अपने पास में ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। ये मान लीजिए m1 मास है, इसका m2 मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक डिस्टेंस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर बिना एक दूसरे को टच किए। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और हमारे जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे, चारों फंडामेंटल फोर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी के फोर्सेस हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये समझनी थी हमें कि फंडामेंटल फोर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के बीच में लगेंगे वो एक सर्टेन डिस्टेंस से लगेंगे, बिना एक दूसरे को टच किए भी ये फोर्सेस लगाई जा सकते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस से। ठीक है। अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल फोर्स और जो हमारे पास में दूसरे नॉर्मल फोर्सेस हैं उनमें क्या फ़र्क है। जैसे बात करें इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर भी फोर्स लगाया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस पर्सन के द्वारा भी इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। पर ये जो फोर्स ये जो लगा रहा है ये अपने पास में फंडामेंटल फोर्स में नहीं आता है, क्योंकि फंडामेंटल फोर्स जो है वो चार हैं। कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं। फंडामेंटल फोर्स, पहला अपने पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथा अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। ये चार ही हमारे पास में कौन से फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिससे बाकी जितने भी फोर्स है वो सबके सब फोर्स इन्हीं फोर्स से डेराइव होंगे, यानी कि इन्हीं फोर्स के द्वारा दूसरे फोर्स जो उनका जन्म होता है। जैसे बात करें यहाँ पर अपने पास में ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही बन रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कैसे बन रहा है उसको पहले हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, फिर इसको समझेंगे कि भाई ये फंडामेंटल फोर्सेस से बाकी दूसरे टाइप के जो फोर्सेस हैं, जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं उन्हीं से ही कैसे डेराइव होते हैं। और चार फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से, पहले उनको देख लेते हैं। देखिए, ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें भी मास होगा। तो दो जो ऑब्जेक्ट है जिनमें मास है तो वो अपने मास की प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे पर किसी सर्टेन डिस्टेंस से ही
अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए m1 मास वाला और ये है m2 मास वाला, तो m2 मास वाला ऑब्जेक्ट m1 मास वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और m1 मास वाला भी m2 मास वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर अपने पास में एक सर्टेन डिस्टेंस से ही m1 और m2 एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये जो फोर्स है इनके मास की वजह से लग रहा है और इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये एक फंडामेंटल फोर्स में आता है। बात करें कि इसकी रेंज क्या होती है फोर्स की। फोर्स की रेंज का मतलब है कि भाई ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी तक फोर्स लग सकता है। तो यहाँ पर इसकी रेंज होती है इन्फिनिटी। मतलब हमारे पास में m1 मास और m2 मास अगर इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए होंगे तो भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। तो इसकी रेंज होगी इन्फाइनाइट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है इन्फाइनाइट। ठीक है, बाद में बात करें दूसरा इसमें दे रखा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम में आ रहा है न्यूक्लियर, तो आपको पता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अपने पास में दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कब लगता है, जब अपने पास में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है। अब जब न्यूट्रॉन में प्रोटॉन चेंज होता है तो ये अपने पास में एक तो पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकालता है और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकालता है। बिल्कुल सेम न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तब ये अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, और इसके अलावा एक और छोटा सा बहुत हल्का सा पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, ये बाहर निकालता है। इन दोनों प्रोसेस को, ये जो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होना, इनका आपस में चेंज होने को बोलते हैं बीटा डीके। ऊपर वाला जो है ये बीटा प्लस डीके है और नीचे वाला जो है बीटा माइनस डीके है। तो बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो इसके दौरान जो फोर्स या इंटरेक्शन लगता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। इस फोर्स की रेंज कितनी होती है, तो देखिए इसकी रेंज अपने पास दे रखी है 10⁻⁻16 मीटर की रेंज भी बहुत कम है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है ये। अब आगे बात करें, हमारा जो तीसरे नंबर का फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये जो फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। चार्ज पार्टिकल आपको पता है हमारे पास में जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है जो फोर्स, उसको बोलते हैं अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और जब यही पार्टिकल्स, हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, मोशन में होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मोशन में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, और जब वो रुके हुए होते हैं या वो मोशन में है तो भी उनके इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से तो उनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और उनके मैग्नेटिक चार्ज की वजह से उनमें लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज की, तो ये जो रेंज है वो भी इन्फिनिटी तक होती है। इन्फिनिटी तक होती है मतलब एक चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक लग सकता है, तो वो भी इन्फिनिटी तक रख सकता है। इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज भी इन्फिनिटी तक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी इन्फिनिटी तक होती है। बात करते हैं हम चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस या 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन में सबसे पावरफुल इंटरेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस तक जो फोर्स लगता है वो लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर उससे वीक फोर्स की बात करें तो फिर आता है दूसरे नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्ग दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्ग आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कम स्ट्रेंथ का या सबसे कम पावरफुल जो फोर्स है, सबसे कम स्ट्रेंथ का जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप वीक फोर्स से कंफ्यूज मत होना कि ये वीक नाम लिखा हुआ तो सबसे वीक होगा, नहीं, सबसे वीक स्ट्रेंथ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। और कहाँ कब तक लगता है, इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक ये काम करेगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये फोर्स इनके बीच में नहीं लगेगा। तो 10⁻⁻15 मीटर तक ही ये फोर्स लगता है, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस की साइज है। न्यूक्लियस की साइज इतनी ही क्यों होती है, क्योंकि ये फोर्स उस रेंज तक ही लगता है, उससे ज़्यादा अगर न्यूक्लियंस के बीच में डिस्टेंस है तो ये फोर्स उनके बीच में नहीं लगेगा। और इससे कम डिस्टेंस है तो ये इनके बीच में लगना स्टार्ट हो जाता है और वो बाइंड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, बात कर रहे थे हम कि इनको फंडामेंटल फोर्सेस हमने बोला। तो फंडामेंटल फोर्सेस को इसलिए बोला हमने क्योंकि बाकी जितने भी फोर्स है वो सब इन्हीं से ही बनते हैं। जितने भी फोर्स हैं, बाकी की जितने भी फोर्स, वो इन्हीं 4 फोर्सेस से ही बनते हैं। अब इन्हीं 4 फोर्सेस से कैसे बनते हैं, तो कुछ एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी अपने डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स कौन से फंडामेंटल फोर्स से बना हुआ है या कौन से फंडामेंटल फोर्स से ही उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उससे उत्पन्न हो रहा है। हमारे अंदर आपको पता है, यहाँ पर ये पर्सन फोर्स लगा पा रहा है, अपनी मसल्स से फोर्स लगा रहा है। मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर जो मसल फाइबर्स है उनमें जो मोशन होता है वो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है और एटम्स का मोशन होता है। उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो गवर्न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर आपको पूछे कि यूनिवर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रोल क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रोल होता है, सबसे पहले तो बात करें एटम्स को बनाने के अंदर। पहले बात करें न्यूक्लियस को कौन बनाएगा, न्यूक्लियस को बनाने में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को बनाएगा। न्यूक्लियस बन गया, अब चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस खुद चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो अपने पास एटम को कौन बनाएगा, एटम को बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाएगा। फिर आगे एटम, 2 एटम के बीच में भी आगे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो एटम को बनाने, न्यूक्लियस को बनाने में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। फिर आगे एटम को बनाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। मॉलिक्यूल से आगे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर पूरा कंपाउंड और मैटर बनाएंगे, उस समय भी हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। प्लस आएगा जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तो वो भी अपना रोल में आने लग जाएगा। आगे बात करें अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, उन सब का फॉर्मेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है, उनको जो उनमें जो फोर्स लग रहा है, जो डोमिनेंट फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है और मास इनका जो है बहुत ज़्यादा है। प्लैनेट्स का मास खूब बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज तो इतना नहीं होता इनमें, लेकिन मास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो गैलेक्सीज़ को बनाने में, प्लैनेट्स को बनाने में और सोलर सिस्टम्स को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सारे अलग अलग फोर्सेस के अपने अलग अलग रोल है। बाकी के जो फोर्सेस होंगे सारे के सारे इन्हीं 4 फोर्सेस से किसी न किसी रूप में उत्पन्न होंगे। तो ये हमारे फंडामेंटल फोर्सेस थे। तो यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।